वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 के चैप्टर 5 जिसका मुख्य शीर्षक मंडल नामक पाठ है, उसी पाठ के अंतर्गत जो है एक विशेष परिचर्चा को जो है हम लोग लेकर आए हैं और ये है ओशियन करंट यानी महासागरीय धाराएं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो चैप्टर है चैप्टर 5 क्लास 7 की, इसमें हमें कई बातों का जो है अध्ययन करना है, लेकिन सिलसिलेवार ढंग से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। जैसे जल चक्र के बारे में पढ़ना है, हमें पृथ्वी पर जल का वितरण किस प्रकार से है इसके बारे में भी पढ़ना है हमें। साथ ही साथ जो है महासागरीय जल की गति किस प्रकार से होती है उसके संदर्भ में भी बात करनी है। तरंगों के बारे में अध्ययन करना है, तरंगों के अंतर्गत सुनामी के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। और ज्वार भाटा, समुद्र में उठने वाली जो लहरें होती है, जो ज्वार भाटा होता है, वो कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में भी हम लोग जो है अलग अलग वीडियोस के माध्यम से चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है इसी कड़ी में हम लोग महासागरीय धाराएं यानी कि ओशियन करंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि महासागरीय धारा कहते किसको है। महासागरीय धाराओं को मुख्य रूप से कौन कौन सी धाराओं के रूप में बांटा गया है और इसकी खासियत क्या है और इसका जो है क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी बातों को जो है कक्षा के अनुरूप जो है समझने का प्रयास करते हैं। महासागर की सतह पर मान लीजिए कोई महासागर है, समुद्र है, तो महासागर की सतह पर एक निश्चित दिशा में, यानी उसकी दिशा जो है क्या है, निश्चित है, चाहे ये इधर पूर्व की ओर जा रहा हो या पश्चिम की ओर जा रहा हो। तो महासागर की सतह पर जो है निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहने वाली, ऐसा नहीं कि आज बहे कल बंद हो गया, ऐसा नहीं, नियमित रूप से, रेगुलर है ना, नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराओं को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो महासागरीय धारा कहेंगे। फिर से एक बार जो है देखते हैं कि महासागर की सतह पर निश्चित दिशा में एक नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराओं को हम लोग महासागरीय धारा कहते हैं। सवाल यह होगा कि महासागरीय धारा किसे कहते हैं, तो क्या जवाब होना चाहिए आपका कि महासागर की सतह पर निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहने वाली जलधाराओं को ही हम लोग महासागरीय धारा कहते हैं। यदि महासागरीय धाराओं के प्रकार की बात करें तो महासागरीय धाराओं का प्रकार जो है मुख्य रूप से हम लोग दो तरह से उसको बांट सकते हैं या दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम लोग उष्ण जलधारा कहेंगे, जिसको हम लोग गर्म जलधारा भी कह सकते हैं, और दूसरी जो है ठंडी जलधारा या शीत धारा के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी सिंपल ही बात है कि एक धारा जो है अपेक्षाकृत गर्म होती है, दूसरी जो अपेक्षाकृत ठंडी होती है। इन उष्ण धाराओं का, इन धाराओं में जो उष्ण धाराएं हैं, गर्म धारा है, उसका जन्म जो है भूमध्य रेखा के निकट होता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि गर्म जलधाराओं की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो आप जानते हैं गर्म जलधाराओं की उत्पत्ति कहाँ होगी, तो गर्म जलधाराओं की उत्पत्ति भूमध्य रेखा मैंने 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र में जो है इसका जन्म होगा। ये गर्म जलधाराएं, आप जानते हैं सूर्य का जो है प्रभाव सबसे ज्यादा जो है इसी क्षेत्र पर रहेगा, इसलिए यहाँ की धाराएं भी गर्म रहेगी। तो इसलिए क्या कहना है कि उष्ण धाराओं का जन्म भूमध्य रेखा के निकट होता है, जबकि शीत धाराओं का या ठंडी जलधाराओं का उदय ध्रुवों या उच्च अक्षांशों में होता है। यानी जितना दूर चले जाएंगे जो है इससे भूमध्य रेखा से, ठंडक उतनी बढ़ेगी, है ना। आप लोग इसको पढ़े होंगे, जानते होंगे। इधर ऊपर की तरफ ध्रुव है, दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ, है ना। जितना हम लोग ऊपर जाते जाएंगे ठंड उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, और इन धाराओं का यदि ऊपर से जन्म होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये धाराएं ठंडी होगी, क्योंकि जो ठंडे इलाकों से निकलेगी तो वो ठंडी होगी, और जो गर्म प्रदेश से बहेगी वो गर्म जल धाराएं होंगी। तो याद रखना बहुत आसान होगा। क्या आसान होगा भाई
तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होने वाली जलधाराएं जो अपेक्षाकृत गर्म होती है इसको गर्म जलधारा कहते हैं, जबकि जो है ध्रुवों और उत्तरोत्तर की ओर जो है से निकलने वाली धाराओं को जो है ठंडी जलधारा कहते हैं, या फिर ठंडी जलधाराओं का जन्म इन क्षेत्रों में होता है, ऐसा कह सकते हैं। आपने अल्नीनो या ला नीना का भी जो है नाम सुना होगा। ये भी असल में एक महासागरीय धारा का नाम है। हालांकि अभी कक्षा 7 में इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी जो है नहीं बताई गई है, लेकिन जब आप लोग जो ग्रेजुएशन में चले जाएंगे तो इसके बारे में जो है विस्तृत रूप से प्रश्नों के रूप में जो आप जलवायु विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे, और इसमें जो है अल्नीनो का क्या मतलब होता है, वो कहाँ उत्पन्न होती है, उसका किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है, ये सब हम लोग अलग से जानेंगे। यहाँ संक्षेप में मैंने बताया है कि जिसका प्रभाव प्रशांत महासागर के तटीय जलवायु पर पड़ता है, यानी प्रशांत महासागर का जो तटीय जलवायु है, तटवर्ती किनारा है, वहां की जलवायु पर इसका असर देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ ये भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती है। इसके प्रभाव से मानसून कभी जो है विफल भी हो जाता है, देर भी हो जाता है, या अधिकता भी होती है, अलग अलग कारणों से अलग अलग तरह से प्रभावित होता है। आइए उससे पहले कि हम लोग जो है इसके प्रभावों के बारे में जो है और ज्यादा बात करें, आइए हम लोग जो है पहले गर्म जलधाराओं को जो है और ठंडी जलधाराओं को जो है नाम के हिसाब से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए आप लिखा हुआ महासागरीय धाराएं यानी ओशियन करंट, और इसको अध्ययन के लिए हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। एक प्रशांत महासागर का भाग, दूसरा हिंद महासागर का भाग और तीसरा अटलांटिक महासागर का भाग। और इन तीनों भागों के आधार पर जो है उसमें बहने वाली, प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा को जो है हम लोगों ने वर्गीकृत किया है। तो प्रशांत महासागर में नाम बिल्कुल स्पष्ट से याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर में बहने वाली मुख्य गर्म धाराओं का नाम क्या है, तो इसका नाम जो है क्यूरेशियो है। उच्च भूमध्य रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, ये सब कैसी जलधाराएं हैं, तो ये गर्म जलधारा है। कहां पर है, तो प्रशांत महासागर में है। तो ठंडी जलधाराओं में प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन सी है, तो कैलिफोर्निया की जलधारा, ओयासियो की जलधारा और जो है क्यूराइल की जलधारा। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर प्रशांत महासागर की गर्म और ठंडी जलधाराओं का नाम याद कर सकते हैं। क्यूरेशियो उच्च मध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन, जबकि ठंडी जलधाराओं में कैलिफोर्निया की जलधारा, ओयासियो की जलधारा और जो है क्यूराइल की जलधारा को आप देख सकते हैं। हिंद महासागर की यदि बात करें तो इसमें भी गर्म और ठंडी जलधाराएं हैं। गर्म जलधाराओं में विश्वत विपरीत धारा, इसके अलावा जो है अगुलहास धारा और मोजाम्बिक की धारा, ये तीनों ही धाराएं जो है गर्म जलधाराओं का उदाहरण है जो कि हिंद महासागर में मौजूद है। जबकि ठंडी जलधाराओं में पश्चिम ऑस्ट्रेलियन जलधारा ही है जो एकमात्र जो है ठंडी जलधारा है जो हिंद महासागर की ओर आती है। अटलांटिक महासागर की यदि बात करें, है ना, इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। इसमें गर्म धाराओं की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म धारा है, ब्राजीलियन धारा गर्म धारा, उत्तरी अटलांटिक धारा जो है गर्म धाराओं का उदाहरण है। जबकि ठंडी धाराओं के बारे में बात करें तो केनारी की धारा, लेब्राडोर की धारा और फॉकलैंड की धारा जो है ये सब जो है ठंडी धाराओं के उदाहरण है, ठंडी जलधाराओं के उदाहरण है। तो इसको नाम को जो है अवश्य याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जो है बहुत ही जरूरी होता है ये सब याद रखना। अब यहाँ एक मैप के माध्यम से हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं इन जलधाराओं को। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर से जो जलधाराएं मैंने दिखाई है ये विश्व का मैप है। आप देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है और ओशनिया है ना। तो ये सारा जो है आपको वर्ल्ड मैप में यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश की गई है, रेड कलर से जो धाराएं दिखाई गई है वो सारी की सारी जो है गर्म जलधाराओं के उदाहरण है, जो कि ब्लू रंग से दिखाई गई जो धाराएं हैं ये जो है ठंडी जलधाराओं के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जैसे मैं कुछ का नाम यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम, यहाँ जो गर्म जलधारा है, यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर अमेरिका के इस भाग में गल्फ स्ट्रीम को। ब्लू कलर से ये ठंडी जलधाराओं को लेब्राडोर की धारा देख सकते हैं। आप इस जगह यूरोप के इस भाग पर जो है कैनरी की धारा देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका के यहाँ पर पेरू की धारा देख सकते हैं। अमेरिका के पश्चिमी भाग पर जो है कैलिफोर्निया करंट देख सकते हैं आप।
ये नीचे जो है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ईस्ट विंड ड्रिफ्ट है, इस तरह से करके धाराएं हैं। यहाँ पर स्मॉल करंट है ना, और यहाँ पर भी जो है नॉर्थ और साउथ की तरफ से बहने वाली करंट्स है। जबकि जो है आप ठंडी जल धाराओं में यहाँ पर वायासियों के जो है धारा को यहाँ देख सकते हैं, जापान के पास प्रवाहित हो रहा है। नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन जो है करंट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि जस्ट इसके नीचे भी जो है आप देख सकते हैं कि गर्म जल धाराओं का भी विकास है। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से जो है आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि जल धाराओं का जो है कहाँ कहाँ पर बहाव है। आप यहाँ पर तो जो है ऐसे देख रहे थे कि प्रशांत महासागर में ठंडी है, गर्म है, हिंद महासागर में, लेकिन यहाँ पर मैप के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की गई है। अब इन जलधाराओं को तो आपने देखा, जलधाराओं का नाम भी समझा, महासागरीय जलधारा किसको कहते हैं या महासागरीय धारा किसको कहते हैं वो भी आप समझ गए। महासागरीय धाराओं का कितना प्रकार होता है वो भी समझ गए। इन धाराओं का जन्म कहाँ से होता है वो भी समझ गए। और साथ ही साथ जो है प्रशांत महासागर में गर्म जल धाराओं के कौन कौन सी धाराएं हैं, ठंडी कौन कौन सी हैं। इसी तरह हिंद महासागर और अटलांटिक को भी समझे। साथ ही साथ आपने मैप के माध्यम से जो है इन सारी धाराओं के लोकेशंस को भी जो है समझने का प्रयास किया। अब हम लोग जरा इसका जो है प्रभाव जो है का बात कर लेते हैं। महासागरीय धाराओं के प्रभाव की बात करें तो महासागरीय धारा किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। बहुत सिंपल सी बात है। यदि हम लोग जिस इलाके में रह रहे हैं, मान लीजिए हवा का ही बात करें, तो यदि ठंडी हवा बहने लगेगी तो क्या यहाँ गर्मी आ जाएगा? नहीं ना आएगा। यहाँ पर क्या आएगा कि ठंडा बढ़ जाएगा, और यदि गर्म हवा चलने लगेगी तो गर्मी बढ़ जाएगा। वैसे ही यदि कोई ठंडी जलधारा, मान लीजिए यहीं पर हम लोग अफ्रीका के इस तट की बात करते हैं, यहाँ से कोई गर्म जलधारा जो है प्रवाहित हो तो इस क्षेत्र का तापमान का क्या होगा? इस क्षेत्र का तापमान जो है बढ़ जाएगा। जबकि जो है ठंडी जलधारा जिस क्षेत्र से होकर बहेगी, मान लीजिए कि यहाँ कैनरी की जलधारा यहाँ से बह रही है, ये ठंडी जलधारा का उदाहरण है, तो वो क्या करेगी? इस क्षेत्र के जो है तापमान को कम कर देगी, है ना। ये सिंपल सा प्रभाव है। यानी हम कह सकते हैं कि महासागरीय धाराएं जो है किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करने का कार्य करती है। जहां गर्म और ठंडी जल धाराओं का मिलन होता है, कई जगह ऐसे हैं जहां पर ठंडी और गर्म दोनों ही जल धाराओं का मिलन होता है ना। तो जहां पर ठंडी और गर्म जल धाराओं का मिलन होता है वो मछलियों के उत्पादन के लिए जो है सर्वोत्तम स्थान के रूप में जो है जाना जाता है ना। जैसे आप अटलांटिक महासागर का कुछ क्षेत्र और जापान का जो तटीय क्षेत्र है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये गर्म जलधारा और ये ठंडी जलधारा का मिलन स्थल है। तो यहाँ पर जो है आप क्या देख पा रहे हैं कि ये क्षेत्र जो है मत्स्य ग्रहण का क्षेत्र या मत्स्य उत्पादन का जो है प्रमुख क्षेत्र के रूप में आप इसको देख पा रहे होंगे। और विशेषताओं की यदि बात करें तो गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलन से जो है क्या होता है, जहां पर ये मिलती है वो इलाका में घना कोहरा बन जाता है। ठंडा और गर्म मिलने से घना कोहरा बन जाता है और इससे उस क्षेत्र में जो नौ संचालन की प्रक्रिया होती है, नौका, स्टीमर वगैरह जो भी जहाज वगैरह चलता है, उसको चलाने में जो है कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ गर्म जलधाराएं अपने साथ जलवाष्प लेकर चलती है। जो गर्म जलधाराएं हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हम ये ब्राजील का करंट को देख रहे हैं, ये जब यहाँ से बहेगी तो ये अपने साथ क्या लेकर चलेगी? तो ये अपने साथ जो है जलवाष्प लेकर चलेगी, और जलवाष्प लेकर चलेगी तो इसका तटीय प्रभाव क्या होगा कि इस क्षेत्र में जो है बारिश कराएगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है इसके प्रभावों को भी समझ पाए। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर 5 में, जलमंडल नामक चैप्टर में ये देख पाए कि महासागरीय धाराएं किसको कहते हैं, महासागरीय धाराओं के कितने प्रकार हैं, महासागरीय धाराओं का जन्म कहाँ होता है, और साथ ही साथ जो है हम लोग इसके नाम, मानचित्र के अनुसार इसका लोकेशन और इसके प्रभावों पर भी हम लोगों ने जो है चर्चा की। और फिर कई टॉपिक्स जो इस पाठ के अंतर्गत अभी बचा हुआ है, जिसमें मैंने बताया था जल चक्र, इस पर भी अलग वीडियोस बनाऊंगा। जल का वितरण, ज्वार भाटा, तरंग, सुनामी,
ये सारी चीजें ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंडिविजुअल भी बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, लेकिन आपके इस जल मंडल में जो है इसकी संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। थैंक यू।